लोकल रेट कांस्टेंट हो गया, और अगर n की वैल्यू आप 0, 1, 2, 3, 4 रखते हैं तो उनका जो रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होगी वो यूनिट भी हो गया आपका। ठीक, नेक्स्ट अब आपका आता है, अच्छा रेट कांस्टेंट का दूसरा नाम क्या था याद है? वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट बोलते हैं उसको। ठीक, चलिए तो आपका पहला है, आपका पहली हेडिंग लिखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पहली हेडिंग लिखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। लिखो ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उसे कह दो ना, वो रख देगा, वो उसे कह दो कर देगा वो। ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन is a chemical reaction, zero order reaction is a chemical reaction whose rate does not depend on whose rate does not depend on whose rate does not depend on the concentration of reactant, whose rate does not depend on the concentration of reactant, हो गया। चलो देखो, मान लो आपके पास कोई केमिकल रिएक्शंस है ए, और कोई रिएक्टेंट है और जो आगे चल के कन्वर्ट हो रहा है आपका प्रोडक्ट में। ठीक है, अगर आप इसका अगर ROR लिखते हैं, अगर आप इसका ROR लिखते हैं तो कैसे लिखोगे? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ ए, क्योंकि जीरो ऑर्डर है तो इसका पावर क्या रहेगा? जीरो, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहने का मतलब है कि ये रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, और अगर नहीं डिपेंड कर रहा है तो उसका पावर हो गया जीरो। तो इसको आप लिख सकते हो ROR इज इक्वल टू के, सिर्फ आप इसको के भी लिख के छोड़ सकते हो। ठीक, समझ आया? चलो उतारो जल्दी से। नहीं सीधे लिखो नीचे। ये रहने दो, उसको काम लगेगा आगे। उसके बाद हेडिंग लिखना इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ में आपको इसी इक्वेशन को लिखना है। तो अगर आप इसका, चलो देखो इधर देखो, फिर छापना है हमसे। इसका पुराने वाले मेथड से, ध्यान से देखो, इसको पुराने वाले मेथड से इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, पुराने वाले मेथड से। तो ROR, अब आप इसको चाहो इतना बड़ा ना लिख के सिर्फ आप एक सिंपल सा छोटा सा R भी लिख दोगे तो ये भी इसी को डिनोट करता है। ठीक है, पुराने वाले तरीके से लिखो, तो पुराने वाले तरीके से लिखोगे तो क्या लिख सकते हो? DA/dt, और रिएक्टेंट है तो आगे क्या लग गया? और जरा अब नए वाले तरीके से, इंटीग्रेटेड वाले तरीके से लिखो तो इसको लिख सकते हो R इज इक्वल टू के और A टू दी पावर 0। अच्छा, दो इक्वेशन बन रहा है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ये इस इक्वेशन का पुराना वाला तरीका था लिखने का, ये इसी इक्वेशन का नया वाला तरीका है। दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो दोनों का राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो अगर दोनों को आप कंपेयर करते हो तो कंपेयर करके आप लिख सकते हो DA/dt इज इक्वल टू के और A का पावर 0। अब ऐसा करो, A को नीचे भेज दो तो ये हो जाएगा -DA/A टू दी पावर 0 और इज इक्वल टू के, और dt चला जाएगा उधर, तो ये हो गया dt। अगले स्टेप में जो इसके पास माइनस है वो उनको भेज दो, तो ये आपके पास बचेगा सिर्फ DA/A इज इक्वल टू, ये हो गया -k dt।
ठीक, समझ आया? चलो तो इतना हो गया। चलो अब इधर देखो, ए टू दी पावर, किसी भी नंबर के पावर अगर 0 होता है तो वो नंबर का कोई मतलब नहीं होता। जैसे अगर आपसे कोई ये कहता है कि 2 की पावर 0 है तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है, वो पूरा नंबर वहाँ 0 कंसिडर कर लिए, उस नंबर का कोई मतलब नहीं होता है। तो अगर ए की पावर 0 है मतलब इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, तो ये आपके पास सीधे सीधे सिर्फ आपके पास बचेगा डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। आप इंटीग्रेटेड कर रहे हैं तो आप क्या करिए, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दीजिए। तो आप जब बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाए। दूसरा, लिमिट रखने का तरीका, जिसके साथ डी होता है लिमिट उसी के रिस्पेक्ट में रखी जाती है। तो डी किसके साथ है? टाइम के साथ है। तो सोचो, अब इसमें थोड़ा सोचो कि जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ होगा तो उस समय टाइम क्या रहा होगा? 0। अच्छा, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, एकदम अभी शुरू का है, तो उस समय क्या रिएक्टेंट ज़्यादा होगा तुम्हारे पास? तो इनिशियल रिएक्टेंट को किससे डिनोट कर दिए हैं? A0 से। और जब कुछ टाइम बीत जाएगा तो फाइनल रिएक्टेंट, फाइनल प्रोडक्ट तुम्हारे पास कितना आ जाएगा? यानी जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ था, जब टाइम आपका 0 था, तो उस समय इनिशियल रिएक्टेंट T0 था, A0 था। ठीक है, आपके सामने छोला भटूरा रख दिया गया है, अभी आप खाना स्टार्ट नहीं किए हैं, तो उस समय जब टाइम 0 था तो पूरा प्लेट में छोला भटूरा रखा है। लेकिन जैसे ही कुछ टाइम बीता और आपने खाना शुरू किया तो कुछ टाइम के बाद हो सकता है उसमें प्लेट में 1-2 बच जाए या ना पूरा बचे या पूरा प्लेट साफ हो जाए। तो जब टाइम 0 था तो इनिशियल कंसंट्रेशन A0 था, जब टाइम T हो गया तो फाइनल कंसंट्रेशन A हो गया। ठीक, DA का इंटीग्रेशन कितना होगा? सिर्फ A होगा। जैसे dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? सिर्फ x। dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? t। वैसे dA का इंटीग्रेशन A हो गया और लिमिट अपना A0 से A इज इक्वल टू माइनस बाहर और K कांस्टेंट है तो ये भी बाहर, और dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? t। तो dt का हो गया t, लिमिट हो गया 0 से t। अब रूल के अकॉर्डिंग एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट, तो एक बार अपर लिमिट रखो, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू माइनस के, और एक बार अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा a माइनस A0 इज इक्वल टू माइनस के टी माइनस 0। टी हो गया। अब ये जो माइनस है ना, ये माइनस इसको दे दो सामने वाले को, तो जब माइनस सामने वाले को दोगे तो a माइनस A0 और आगे साइन क्या लग जाएगी? माइनस की, इज इक्वल टू के इंटू टी। अब ये साइन अंदर भेजो, जब साइन अंदर भेजोगे तो A0 पॉजिटिव नहीं हो जाएगा, तो A0 पॉजिटिव हो जाएगा तो A0 को आगे कर दो, और A माइनस हो जाएगा तो A बाहर हो गया, और इज इक्वल टू के इंटू टी। अब आपको 0 ऑर्डर का K निकालना होता है, रेट कांस्टेंट निकालना होता है। तो अगर आपसे कोई K पूछेगा 0 ऑर्डर का, तो 0 ऑर्डर का K क्या हो गया? A0 माइनस A अपॉन टी। ये हो गया 0 ऑर्डर का रेट कांस्टेंट। दिस इज द एबीसी फार्मूला लगेगा आपका, जो न्यूमेरिकल करवाया जाएगा इसी पे लगेगा। आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि 0 ऑर्डर का रेट कांस्टेंट कितना होता है? इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। समझ आया? चलो खोल दो। चलो फिर इधर देखो, वेयर K इज इक्वल टू, K क्या है आपका? उसमें रेट कांस्टेंट है। किसका रेट कांस्टेंट है? 0 ऑर्डर का रेट कांस्टेंट है। A0 क्या है इसमें? A0 को क्या बोलोगे? इनिशियल कंसंट्रेशन। A क्या है? फाइनल कंसंट्रेशन। T क्या है आपका? ये वो टाइम है, टाइम इन विच कंसंट्रेशन ऑफ A0 या A0 चेंजेस इनटू A। मतलब ये वो टाइम है जिसमें आपका इनिशियल कंसंट्रेशन A0 किस में चेंज हो जाता है? A में चेंज हो जाता है। ठीक, चलो उतारो उसको फट से। चलो अब एक चीज देखो, असली जंग यहीं शुरू होगी तुम्हारी। जरा इस वाले क्वेश्चन को जरा वापस आप थोड़ा गौर फरमाइए इस पे। A0 माइनस A इज इक्वल टू K इंटू टी। अब आप जरा ध्यान दीजिए इसमें, माइनस क्यों होगा? A0 ये तो है, A0 माइनस A इज इक्वल टू के टी, यही तो है। अब आप जरा इस पे गौर फरमाइए, तो आप इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखो तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेट लाइन में सेट होगा।
अगर ध्यान दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो सेट तो होगा पक्का उस पर, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। मेहनत कैसे करनी है, देखो एम एक्स साफ साफ दिख रहा है, ये इसमें ये एम बनेगा ये एक्स बनेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हमेशा कौन जाता है, टाइम, तो ये तो आपका मान लीजिए यही है। अब आपको एक बनाना है सी, इंटरसेप्ट बनाना है, और एक आपको बनाना है वाई, तो वाई पे इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ऐसा करो, इनको उधर भेजो, ये माइनस वालों को उधर भेजो, तो ये हो जाएंगे ए नॉट इज इक्वल टू ए प्लस के टी, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ऐसा तो कोई खास दिख नहीं रहा है, तो बंद करो दोस्तों। अब देखो ये तुम्हारा इक्वेशन था ए नॉट माइनस ए इज इक्वल टू के इंटू टी, तुमने कुछ नहीं किया, तुमने बस माइनस ए को उधर ले गए, तो माइनस ए जब उधर चला गया तो किस में हो गया, प्लस ए में हो गया। उसके बाद क्या करना है, ये जो के टी तुम्हारा इधर है ना, उस के टी को तुम भेज दो इधर, तो के टी को जब इधर भेजोगे तो के टी प्लस में, तो के टी किस में चला जाएगा, माइनस में, ठीक। तो आपके पास जो इक्वेशन बन गई वो बन गई ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के इंटू टी, ये बन गई इक्वेशन। तुम्हारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से इसको कंपेयर करो, थोड़ा सा ऐसा करो ना, इसको पहले लिख लो और इसको बाद में लिख लो। तो अगर ऐसा करते हो तो a इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी प्लस ए नॉट। अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से इनको कंपेयर करो, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से आप कंपेयर करो, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब y एक्सिस पर कौन है, फाइनल कंसंट्रेशन, x एक्सिस पर कौन है, टाइम, और इंटरसेप्ट की जिम्मेदारी कौन लिया है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और जीरो ऑर्डर का स्लोप कौन हो गया, माइनस के हो गया। समझ आया, क्लियर हुआ। अब इसका खाली ग्राफ बना लो। अब ग्राफ भी आपको बहुत ध्यान से बनाना है। एक्स एक्सिस पर आपका टाइम है तो टाइम बना दिया, वाई एक्सिस पर आपका इनिशियल कंसंट्रेशन था तो इनिशियल बना दिया। अब आप दो चीजें देखेंगे, पहली बात आपका इंटरसेप्ट आपके पास प्रेजेंट है, तो इंटरसेप्ट अगर प्रेजेंट होता है तो वो ग्राफ कभी ओरिजिन से स्टार्ट, इसका मतलब अब ओरिजिन से तो नहीं होगा, तो अगर ओरिजिन से नहीं होगा तो दो पॉसिबिलिटी, या तो ऊपर से या तो अब आप इंटरसेप्ट देखिए पहले, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव, इसका मतलब नीचे से नहीं स्टार्ट होगा, ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, थोड़ा ऊपर से। तो जब क्लियर हो गया कि ग्राफ थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा, तो अब बेसिकली ये इतना ही हिस्सा इंटरसेप्ट हो गया, यानी यही इतना हिस्सा आपका क्या बन गया, ए नॉट बन गया। अब सवाल ये है कि ग्राफ को नीचे लाना है कि ग्राफ को ऊपर लाना है, तो आप जरा चेक करिए एम आपका क्या होता है, एम आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप किसके बराबर होता है, tan थीटा। अच्छा स्लोप आपका नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव होता है तो ग्राफ नीचे जाता है, और पॉजिटिव होता है तो ग्राफ ऊपर जाता है। इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, तो ये इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो tan थीटा के बराबर होगा, और इसका स्लोप आएगा कितना, माइनस के। अब आप जरा एंगल चेक कर लो, क्या यही एंगल आप लेंगे कि नहीं लेंगे, तो ये एंगल थीटा 90 बड़ा है कि 90 छोटा, और मैंने बताया था tan की वैल्यू जैसे ही 90 क्रॉस करती है तुरंत उसकी वैल्यू किस में चली जाती है, नेगेटिव में, इसीलिए तो वैल्यू किस में देखो आई है, नेगेटिव में आई है। समझ आया। तो ये पेपर में आपसे क्या पूछेंगे, पहला जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट, फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब पहले तो डराइव करवाएंगे, नहीं अगर पूछे तो आपसे फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल देंगे, दूसरा काम न्यूमेरिकल याद रखना। थर्ड क्वेश्चन वो कहेंगे कि ग्राफ का इक्वेशन सेट करिए, या जीरो ऑर्डर का ग्राफ कौन सी इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को। तीसरा क्वेश्चन, चौथा सीधे आपसे कहेंगे ग्राफ बनाइए। पांचवा क्वेश्चन, जीरो ऑर्डर का स्लोप क्या होता है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, के माइनस के अपॉन 2.303 और प्लस के अपॉन 2.303, वो इसलिए क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में वो आएगा। तो ये याद रखिएगा कि जीरो ऑर्डर का स्लोप क्या होता है, माइनस के होता है, ठीक। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, हाफ लाइफ, और ब्रैकेट में ऐसे लिखिएगा टी, और नीचे सबस्क्रिप्ट में T1/2 ऐसे, टी मतलब हाफ लाइफ लिखो, फिर ब्रैकेट में मतलब सिंबल उसका टी हाफ।
लिखो, द हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन, द हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन, the half life of a reaction is the time required, is the time required, is the time required for the concentration of reactant, for the concentration of reactant, concentration of reactant to reduce to TO ही रहेगा, to reduce to half of its initial concentration, to reduce to half of its initial concentration. दूसरी लाइन में बीचों बीच में लिखो और, एक और लिख लो छोटा सा, the time in which reaction completes 50%, the time in which reaction completes 50%. देखो, हाफ लाइफ का मतलब होता है कि पूरा रिएक्शन, अगर पूरे रिएक्शन होने को टी टाइम लग रहा है तो आधे रिएक्शन को होने में t/2 टाइम लग रहा है। मतलब पूरा 100% रिएक्शन अगर टी टाइम में हो जा रहा है तो 50% रिएक्शन होने में कितना टाइम लगेगा, उसी को हम हाफ लाइफ बोलते हैं। ठीक है, अगर 100% रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का 100% के लिए अगर उसको टी टाइम लग रहा है तो उसी रिएक्शन का अगर सिर्फ 50% ही हुआ होगा तो उसमें जो टाइम लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टी हाफ। अभी ये अगली हेडिंग लिखनी भी है आपको, लाइफ टाइम, मतलब उसका फुल लाइफ आपको लिखना भी है। दूसरी बात, जब आप हाफ लाइफ निकालते हो तो अच्छा ये बताओ, आपने अभी पूरा रिएक्शन तो कराया नहीं। अच्छा, इनिशियल कंसंट्रेशन आपका A0, वो तो A0 ही रहेगा, लेकिन जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो तो अभी आधा ही होगा। तो आधा किसका होगा, इनिशियल का ही तो आधा होगा। तो इनिशियल का आधा मतलब क्या हो गया, A0/, ये समझ आया कि नहीं समझ आया? इसको एग्जाम्पल समझो, तुम 500 ग्राम लेके चले थे रिएक्शन करवाने, तो 100% अगर पूरा 500 तुमको खर्च करना होता तो उसको मान लो, जस्ट एन इमेजिन, पूरा अगर 500 ग्राम खर्च करने में 10 मिनट लगा समय, मैं कह रहा हूँ आधा ही रिएक्शन करवाना है, तो इसका मतलब 500 ग्राम में से कितना, 250 ग्राम कराने में कितना समय लगेगा, 5 मिनट, उसका आधा कर दो तो ये हो गया। अब ये 250 निकला कैसे, 250 निकला कैसे, 500/2, तो इनिशियल बाई 2 किए हो तो फाइनल कंसंट्रेशन। अच्छा, 250 ग्राम को क्या तुम 500/2 नहीं लिख सकते हो? तो वही तो है कि फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो अगर इनिशियल का हाफ हो जाएगा तो उस समय क्या टी हाफ कैसे निकलेगा? तो यही क्वेश्चन, तो आप फिर उसके बाद लिखेंगे वी नो डैट, हमें सब पता है कि हमें कुछ नहीं पता रहता, खाली लिखते हैं बस। K इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन अपॉन हाफ लाइफ निकालने जा रहे हो। तो आपको क्या करना है, T को इधर भेजो, तो हाफ लाइफ निकालने जा रहे हो तो T1/2 इज इक्वल टू A0, और A की वैल्यू कितनी है यहाँ से, A0/2, तो ये हो गया A0/2 और डिवाइडेड बाई K। A0 मतलब 1 और A0/2 मतलब आधा, मतलब 1 में से कितना माइनस करना है, तो 1 में से आधा माइनस करोगे तो कितना बचेगा, आधा ही बचेगा। इसका मतलब तुम्हारे पास सीधे A0/2 और नीचे क्या हो गया K, और ये हो गया T1/, अभी K का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, ये K यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A0/2K, ये हो जाएगा T1/2। ये हो गया हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये सब ऐसे पूछा जाएगा, एकदम मुंह पे रटा होना चाहिए कि जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ A0/2K। दूसरी बात, जीरो ऑर्डर का जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड
कर रहा है, ए नॉट है उसके फॉर्मूले में, वो कर रहा है। अभी जब फर्स्ट ऑर्डर का निकलवाएंगे तो वहां वो नहीं करेगा, वहां आएगा 0.693 अपॉन के, वहां नहीं करता। लेकिन यहां रखिएगा जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो ऐसे एमसीक्यू में आएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, या विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सूडो ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर करके दे देगा वो। तो ये ध्यान रखिएगा कि जीरो ऑर्डर इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। समझ आया? चलता रहो। चलो अगली हेडिंग लिखो, लाइफ टाइम रिएक्शन। लाइफ टाइम रिएक्शन, और इसको ब्रैकेट में टी और नीचे एल एफ का मतलब लाइफ और टी का मतलब टाइम। तो हेडिंग लिखो लाइफ टाइम रिएक्शन। लाइफ टाइम रिएक्शन लिखो, द टाइम इन विच 100% reaction complete. The time in which 100% time complete. Sorry, 100% reaction complete. The time in which 100% reaction complete. हो गया? तो आप हमको ये बताइए, अगर आपने शुरुआती रिएक्शन शुरू किया था तो उस समय इनिशियल अमाउंट कितना था? ए नॉट, और रिएक्शन पूरा हो चुका तो फाइनल अमाउंट कितना बचेगा? हाँ बताओ इधर। अगर रिएक्शन शुरू करवाने चल रहे थे तब तो इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट था, रिएक्शन 100% कंप्लीट हो गया, कंप्लीट पूरा हो गया, तो फाइनल कंसंट्रेशन कितना बचेगा? 0। खत्म नहीं हो गया, पूरा रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो गया, 100% पूरा रिएक्शन करा चुके हो तो अब कुछ बचेगा ही नहीं। तो पूरा रिएक्शन भाई 500 ग्राम लेके चले थे और पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो 500 ग्राम पूरा खर्च हो गया, फाइनल कंसंट्रेशन कितना हुआ? 0। तो अगर अब 0 हो गया तो बस अब बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। अब बस ए की जगह 0 कर दो। अच्छा तो इसको टी को जरा इधर भेजो, तो टी को इधर भेजोगे तो टी एल एफ इज इक्वल टू ए नॉट माइनस 0 अपॉन के। तो ये हो जाएगा टी एल एफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई के। ये हो गया लाइफ टाइम। अब एक चीज और ध्यान दो, सुनो पहले, लाइफ टाइम भी डिपेंड कर रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन पर, और ध्यान दो ये पूरा समय है। तो अगर मैं आपसे आधा समय पूछता तो क्या इसी को डिवाइड करते 2 से कि नहीं? जब 2 से डिवाइड करते वो 2 यहीं आके मल्टीप्लाई हो जाता, तो वही हाफ लाइफ का 2 के आ जाता वापस, कि नहीं आ जाता? समझ आया? क्लियर हुआ? ये सबका याद रखो थोड़ा सा, ठीक है? तो स्टार्टिंग से लिख दी। चलो तो जीरो ऑर्डर क्या देखे कि जीरो ऑर्डर जो होता है वो रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, वो टाइम पे भी डिपेंड नहीं करता। जीरो ऑर्डर ना तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है और ना ही वो टाइम पे डिपेंड करता है, उसको कोई वो अपने स्पीड से ही होगा। आप ये अगर सोच रहे हैं कि हम 10 किलो ले लेंगे और हमारा दोस्त 50 किलो ले लेगा तो फिर बहुत तेज होने लगेगा रिएक्शन, ऐसा कुछ नहीं है। वो होना दोनों को सेम स्पीड से ही है, वो अपनी स्पीड से होगा, जितना टाइम लगेगा उतना टाइम लगेगा वो, ठीक। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होते हैं वो बेसिकली आपका टाइम पे और कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करते हैं। दूसरा, आपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में 3 चीजें निकाली हैं। सबसे पहला आपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या निकाला? रेट कांस्टेंट। क्या निकाला? रेट कांस्टेंट के। कैसे निकालते थे? ए नॉट माइनस ए अपॉन टी। फिर दूसरा आपने निकाला हाफ लाइफ, तो टी 1/2, इसकी वैल्यू कितनी आई? ए नॉट बाई 2 के। और तीसरा आपने निकाला टी लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो ये वैल्यू आ गई आपकी ए नॉट बाई के। अब इन दोनों वैल्यूज में आप एक चीज नोटिस करो कि इसमें बेसिकली आपका इन दोनों में जो हाफ लाइफ और जो फुल लाइफ है या लाइफ टाइम है वो दोनों के दोनों डिपेंड कर रहे हैं किस पे? डिपेंड्स ऑन देयर इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ये दोनों इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे सब लिख के चार्ट बना के याद करो, क्योंकि ये चैप्टर है बहुत सिंपल। बस खाली फॉर्मूला अगर पकड़ याद रह गया आपको तो आप न्यूमेरिकल डायरेक्ट लगा के डायरेक्ट सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक। चलो नेक्स्ट है ग्राफ फॉर
अब देखो इस चैप्टर में यही सब आपका इम्पोर्टेंट है, मैं इसीलिए कह दे रहा हूँ, ध्यान से समझ लो, पढ़ लो, यही सब इम्पोर्टेंट है। पेपर में कॉपी पेस्ट करके दे देगा, आप बनाइए या आप पकड़िए उसमें कौन सा ग्राफ है। सारा ग्राफ जीरो ऑर्डर का एक जगह कर दे रहा हूँ, सारा फॉर्मूला एक जगह कर दूंगा, सारा एग्जाम्पल एक जगह कर दूंगा, ताकि आपको पढ़ने में प्रॉब्लम ना आए। ठीक, चलो जीरो ऑर्डर के सारे ग्राफ। सबसे पहला आपने कहा कि जो जीरो ऑर्डर होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो अगर अगर मैं इस वाले एक्सिस पे इनिशियल कंसंट्रेशन ले लूँ या आप रिएक्टेंट ही ले लो, तो वो डिपेंड नहीं करता है उस पर। तो डिपेंड नहीं करता है तो उसका रेट एज इट इज़ ही पास हो जाएगा। ठीक, उसका रेट डिपेंड नहीं करता है। सेकेंड, वो टाइम पे भी डिपेंड नहीं करता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन टाइम पे भी डिपेंड नहीं करता है, वो अपने ही स्पीड से ही होगा जितना उसको होना है। तो रेट भी डिपेंड नहीं, टाइम पे भी वो डिपेंड नहीं करता है। तीसरा, आप अभी तीसरा जस्ट के वाला बना के आए हैं, तो तीसरा वाला बनाए होगे तो कुछ यही बना के आए हो अभी एक ग्राफ। ठीक, जिसमें आपने ये निकल गया पूरा। जिसमें इस इतने हिस्से को आपने क्या बोला था, ए नॉट, और वाई एक्सिस पे आपने क्या माना था, वाई एक्सिस पे आपने किसको माना था, ए, और इस ग्राफ पे किसको माना था, टाइम को। और इस ग्राफ का जो स्लोप आया था, इस ग्राफ का जो स्लोप आया था वो आपका tan थीटा के बराबर था, और ये माइनस के आया था। समझ आ गया? ठीक, अब चौथा देखो, चौथा किए नहीं हो, चौथा हाफ लाइफ पे है। चौथा हाफ लाइफ पे है। हाफ लाइफ क्या निकाले थे, t 1/2 इज इक्वल टू ए नॉट बाई के। स्ट्रेट इक्वेशन से इसको कंपेयर करो जरा, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब आप जरा ध्यान से देखो, y एक्सिस पर कौन जाएगा, हाफ लाइफ, ये जाएगा। ठीक, अब बचा स्लोप x, अच्छा c यहाँ नहीं है ना कोई, तो इंटरसेप्ट क्या हो गया इस बार, 0। अच्छा ये ध्यान से देखना, ए नॉट बाई 2k है, ए नॉट बाई 2k है। मैं इसको 1/2k मल्टीप्लाई बाई ए नॉट लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? अरे अभी भी तो ए नॉट बाई 2k ही है वो। अब स्लोप की जिम्मेदारी, m की जिम्मेदारी कौन लिया, 1/2k, और x एक्सिस पर कौन गया। अब इसका ग्राफ, क्योंकि हाफ लाइफ अलग उसमें नहीं था तो इसलिए अलग से बनवा दिया। x एक्सिस पर कौन रहेगा, ए नॉट। y एक्सिस पर कौन है आपका, t 1/2। इंटरसेप्ट क्या है आपका, 0। मतलब ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन। अब ओरिजिन से ऊपर जाना है कि ओरिजिन से नीचे जाना है। तो आपका स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो स्लोप पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा, ये हो गया। और इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, स्लोप वो tan थीटा होगा। और कितना आया है, स्लोप कितना आ रहा है, 1/2k। अच्छा ये बताओ, यही तो एंगल है, 90 से कम है कि 90 ज़्यादा है, 90 से कम है कि 90 ज़्यादा है। तो 90 से कम है, tan की वैल्यू 90 से कम होती है तो वैल्यू क्या रहती है, तभी तो स्लोप पॉजिटिव में आया है। समझ आए? अब इसमें एक क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए था, आपने पूछा नहीं। सोचिए इसमें ऐसा कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। हाँ, टाइम किस पे है, टाइम किस पे है, और आपको बताया गया था टाइम y पे नहीं होता है, टाइम किस पे होता है। हाँ याद आया, डिपेंडेंट क्वांटिटी किस पे होती है, y पे, और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी किस पे। लेकिन अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला ना कि हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। इनिशियल कंसंट्रेशन टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, हाफ लाइफ किस पे डिपेंड करता है। तो हाफ लाइफ किस पे डिपेंड कर रहा है, तो डिपेंड कौन कर रहा है, हाफ लाइफ। तो वो किस पे चला गया और किस पर कर रहा है। ये एक ऐसा पहला ही क्वेश्चन है जहां टाइम किस पे चला गया। तो ये ध्यान रखिएगा, गलत नहीं है, सब सही है। आपने अभी पीछे चार्ट में लिखा ना कि हाफ लाइफ और फुल लाइफ किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल। तो हाफ लाइफ डिपेंड कर रहा है ना इनिशियल कंसंट्रेशन, इसका मतलब वो डिपेंड करता है। तो डिपेंडेंट क्वांटिटी किस पे जाती है, वाई एक्सिस पे, और इंडिपेंडेंट किस पे कर रहा है, वो इस पे चली जाएगी।
आया समझ में? तो ये 4 ग्राफ आपको मिलेंगे, एक तो हाफ लाइफ वाला हो गया, एक तो रेट कांस्टेंट वाला हो गया, और एक जो इसकी ये दोनों उसकी डेफिनेशन है। ये दोनों ग्राफ उसकी डेफिनेशन वाली है कि वो रेट, वो इनिशियल कंसंट्रेशन और टाइम पे डिपेंड नहीं करती। ये जो रेट कांस्टेंट के निकाले हो 0 ऑर्डर का, और ये जो भी हाफ लाइफ निकाले हो उसका। समझ आया? क्लियर हुआ? चलो, एग्जाम्पल्स ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन, एग्जाम्पल्स ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शंस। उसमें पहला लिखो फोटो केमिकल रिएक्शन। इसमें लिख लो H2 + Cl2 एरो पर सनलाइट गिव्स 2HCl। इसका रेट लिखोगे तो R = K, कंसंट्रेशन H2 की पावर 0, कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 उसकी पावर 0, क्योंकि इस रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करेगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट में। देखो, पहला इक्वेशन रिएक्शन है फोटोकेमिकल रिएक्शन, जो ऐसे रिएक्शन जो सनलाइट पे डिपेंड करते हैं। तो अगर मैं ये रिएक्शन ले लूँ कि हाइड्रोजन + Cl2 2HCl, ये सनलाइट पे, इसका रेट लिखोगे तो ये हाइड्रोजन और Cl2 के अमाउंट पे डिपेंड ही नहीं करता, ये सीधे सीधे किस पे डिपेंड करता है? इसका रेट किस पे डिपेंड करेगा? लाइट की इंटेंसिटी, लाइट के सनलाइट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, कितना आपके पास है। ठीक, पहला ये हो गया, लिखते चलो। उसके बाद ये हो जाएगा तो फिर अगला लिखना। दूसरा, एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जो एंजाइम के प्रेजेंस में होते होंगे, जिसमें एंजाइम पार्टिसिपेट, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा, वो एंजाइम पे डिपेंड करेगा कि एंजाइम कैसे आपने लिया है। एंड थर्ड वन इज डिसोसिएशन ऑफ gases on solid surface at high pressure, at high pressure। तो ये हो गया आपका 2NH3 gives N2 + 3H2, और ये हाई प्रेशर और इसका R लिखोगे तो R = K, कंसंट्रेशन ऑफ NH3 का पावर 0, क्योंकि ये हाई प्रेशर पर डिपेंड करता है ना कि NH3 के कंसंट्रेशन पर। आप NH3 कितना लेके चले हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप NH3 को कितना प्रेशर दे रहे हैं उससे फ़र्क पड़ता है। ठीक, चल लिख लो इतना।